एवरीवन, मैं एकता सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन को स्टार्ट करने वाली हूं। इसमें मैं आपको जनन क्या है और उसके कितने प्रकार हैं, इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाली हूं। ये वीडियो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 है। आगे के टॉपिक्स को पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए मेरे आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और 12th क्लास की संपूर्ण सिलेबस की जानकारी के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर नेम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में जनन। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं जीवन अवधि की, यानी लाइफ ड्यूरेशन। जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय को सजीव का जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव है, उसका जब से जन्म हुआ है तब से लेकर के उसकी मृत्यु तक के समय को उसकी जीवन अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं। जनन वर्ड का मैं सबसे पहले आपको मीनिंग समझा दूं क्या है। जनन वर्ड का ही मीनिंग होता है कि किसी नई चीज़ का निर्माण करना या किसी नई चीज़ की उत्पत्ति करना। ठीक है, तो इसके अंदर में फर्स्ट पॉइंट है, अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन है। अपने समान संतति उत्पन्न करना ही जनन है। जनन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। पहला अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिनमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। नॉर्मली वैसे क्या होता है कॉमनली कि दो जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और एक फीमेल। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है और उस एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझा रही हूँ। जैसे कि अमीबा मान लेते हैं कि इस आकृति का है, जो डायग्राम में हमारे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक अमीबा में एक डीएनए होता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक डीएनए बीच से डिवाइड होकर के दो डीएनए बन जाता है। ठीक है, फिर बीच में से वो कट हो करके उसके दो पार्ट हो जाते हैं अमीबा के, और वो दोनों ही जो डीएनए बने हुए होते हैं उनमें से एक डीएनए एक अमीबा में हो जाता है और दूसरा डीएनए दूसरे अमीबा में हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक जनक से संतति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि संतान अपने जनक की हूबहू नकल होते हैं। ऐसे ले लीजिए कि मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि अपने पेरेंट की फोटोकॉपी हो गए। ठीक है, सेम वही आकार वही आकृति उनकी होती है, वही सेम स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर तथा दूसरा मादा, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। ये दो जनक लैंगिक जनन की क्रियाओं में आवश्यक होते हैं। ये दो जनक लैंगिक जनन की क्रियाओं में आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं, एक इस तरफ की जो ये फ्लो चार्ट है, इसमें जो इस साइड है मेल है और जो इस साइड है वो फीमेल है। तो जो मेल होता है उसमें नर युग्मक बनते हैं जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं, और जो फीमेल होता है उसमें मादा युग्मक बनते हैं जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। और मेल गैमेट होता है शुक्राणु जिसे हम इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट होता है अंडाणु जिसे हम ओवम बोलते हैं। तो स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न से, स्पर्म और ओवम के
फ्यूज़न से क्रिएट होता है युग्मनज, ठीक है, युग्मनज। उस युग्मनज को हम इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं, और यही युग्मनज आगे जाकर के एक संतान बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर के आकार एवं आकृति के निर्माण में डीएनए मुख्य भूमिका निभाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो संतान की उत्पत्ति होती है उस संतान के शरीर के आकार कैसा होगा और उसकी आकृति कैसी होगी, ये सारा जो निर्माण है ये डीएनए पर डिपेंड करता है। इस जनन प्रक्रिया द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वह अपने जनक से हूबहू नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी संतान उत्पन्न होती है वो अपने पेरेंट की हमशक्ल नहीं होती, उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेम होता है, बाकी डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एक वाइट फ्लावर और एक रेड फ्लावर, ठीक है। अब वाइट फ्लावर और अगर रेड फ्लावर में हम क्रॉस कराते हैं तो हमें एक नए कलर का फ्लावर मिलता है, पिंक कलर का, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियाँ। यहाँ पर फर्स्ट विधि है बाइनरी फिजन, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आप देख सकते हैं, बाइनरी फिजन क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन। फॉर एग्जांपल अमीबा, युगलिना, खासकर ये जो द्विविभाजन की प्रक्रिया है ये अमीबा और युगलिना में होती है। कैसे होती, मैंने इसको डायग्रामेटिकल वे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ आप देख सकते हैं। ये मैंने एक अमीबा का स्ट्रक्चर लिया है जिसके अंदर ये जो आपको दिख रहा होगा बाहर सेल वॉल है और अंदर जो स्ट्रक्चर है वो डीएनए है। सबसे पहले क्या है कि एक नॉर्मल अमीबा है, फिर सेकंड में क्या आता है कि वो बीच से थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड में क्या आप देखते हैं कि जब वो बीच से सिकुड़ता है तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि वो सिकुड़ने के बाद जो उसका डीएनए है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है अलग अलग, ठीक है। वो बीच से टूट करके अलग अलग 2 डीएनए बन जाता है। फिर आप फोर्थ स्टेप में देख रहे हैं, फिर धीरे से क्या होता है कि अमीबा की जो सेल वॉल है वो भी बीच से ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे 2 अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम डॉटर अमीबा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा, दोनों संतानों की संरचना अपने पेरेंट के समान होती है। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणियों में द्विविभाजन द्वारा जनन होता है। प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, सभी में द्विविभाजन द्वारा ही जनन होता है। अमीबा भी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, युगलिना भी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं स्पोरुलेशन की, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, जब कोई जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और यह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान उत्पन्न करते हैं तो इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक पौधा है, उसका क्या हुआ कि पौधा बड़ा हुआ, फिर उसमें फूलों में क्या या फल होते हैं तो उनमें क्या होता है कि बीज रहते हैं। वो बीज अगर हम निकाल करके कहीं और मिट्टी में डाल दें या वो खुद हवा के थ्रू मिट्टी में कहीं और चले जाए, वहाँ से उस एक बीज से एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं पेरिसिलियम। पेरिसिलियम एक कवक है, फफूंद है, ठीक है। तो इसको भी मैंने डायग्रामेटिकल वे में ही रिप्रेजेंट किया हुआ आप देख सकते हैं। पेरिसिलियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फिर उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं इसमें जो गुच्छे टाइप के हैं, एक सिंगल लेयर गई है, ठीक है। आप 3 लाइन में इसको देख सकते हैं, जो छोटे छोटे जो गोल गोल दिख रहे हैं वो उसके बीज हैं, ठीक है। और वो बीज जो है उठ करके या उड़ करके, ठीक है, दूसरी जगह जाता है और एक नया छोटा सा ये पेरिसिलियम, सॉरी मैं पैरामीशियम बोलने वाली थी, पेरिसिलियम संतति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग, मुकुलन द्वारा, ठीक है। जब जनक के शरीर से मुकुल बनता है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मुकुल क्या होता है, ठीक है। जब जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान बनाता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाइड्रा को लिया है।
तो मान लीजिए ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, वैसे ऐसा होता नहीं, पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा रखा जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो ये जो साइड में आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ BUD बड, बड का मीनिंग होता है मुकुल, ठीक है। तो ये जो इसका एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो ये निकला हुआ है, जो ये अलग से एक संरचना ये उभरी हुई सी निकली हुई है, जिससे मैंने बड लिखा हुआ है, उसे मुकुल कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे बड। सेकेंड स्टेप में आप ये देख रहे हैं कि वो धीरे से थोड़ा सा उसकी आकृति में वृद्धि हुई। फिर थर्ड स्टेप में आप ये देख सकते हैं कि वृद्धि करने के बाद में वो जो हाइड्रा है उससे सेपरेट हो गया, उससे हो गया अलग, और अलग होने के बाद में फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हैं कि उसी टुकड़े ने, जो एक बड था, एक मुकुल था, उसने एक नया हाइड्रा बना लिया। तो ये इस प्रकार से मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट हाइड्रा, जो ईस्ट है और हाइड्रा है, इन दोनों में ही बडिंग के थ्रू जनन होता है। फोर्थ आप देख सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ होता है खंड में टूटना। तो इसमें कैसे होता है जनन, मैं अभी बताती हूँ। एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा यूरोथ्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। जो स्पायरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है, उसमें क्या होता है, खंडी भवन के द्वारा ही जनन होता है। तो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल में स्पायरोगायरा लिया है, तो मैंने डायग्राम में भी स्पायरोगायरा को ही रिप्रेजेंट किया है। वैसे तो स्पायरोगायरा में कई सारे फ्रेगमेंट होते हैं, कई सारे खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 फ्रेगमेंट को ही रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे कि मैंने पहले वाले में जो लिखा है, ए सिंगल स्पायरोगायरा, ये एक सिंगल पूरा स्पायरोगायरा है। इसके आप जितने भी खंड देख रहे हैं, सेकंड स्टेप में क्या होता है, वो सभी खंड टूट कर अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़ों में बट जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इनके बीच की जो लाइन है ना, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक हो चुकी है सेकेंड स्टेप में आकर के। फिर जो इसका थर्ड स्टेप है, उसमें क्या हुआ है कि जो ये टुकड़े एक एक हुए थे, उनसे एक एक नया कंप्लीट स्पायरोगायरा बन रहा है। आप देख सकते हैं जो थर्ड स्टेप में जो 3 जो टुकड़े हुए थे सेकेंड वाले स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में आकर के क्या हो रहा है, उन तीनों टुकड़ों में 3 खंड फॉर्मेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके स्पायरोगायरा में जनन होता है। फिफ्थ बात करते हैं, फिफ्थ नंबर पे आता है रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, कुछ जीवों में कटे हुए भाग से संतान बन जाते हैं, ठीक है। कुछ जीव क्या करते हैं कि उनका मान लीजिए कुछ भाग है, कुछ अंग है जो कट गया, तो उस कटे हुए भाग से भी क्या होता है कि एक नया संतति बन जाता है। तो इस प्रकार के जनन को पुनरुद्भवन कहते हैं या रीजनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज, ठीक है, इन सभी में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्रिया द्वारा जनन होता है। डायग्रामेटिकल वे में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ प्लेन एरिया को ही लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि नीट वगैरह में खासकर सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किस जीव में होती है, किस प्राणी में होती है। तो आप प्लेन एरिया को उत्तर पर टिक करेंगे, ठीक है, इसका उत्तर होगा प्लेन एरिया। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि ए सिंगल प्लेन एरिया, एक सिंगल मैंने प्लेन एरिया लिया हुआ है, ठीक है। इस सिंगल प्लेन एरिया में क्या है कि मैंने इसको जो आप 3 लाइंस देख रहे होंगे इसके बीच में मैंने मतलब कट करते हुए खींची हुई हैं, उनका मतलब ये है कि अगर हम एक प्लेन एरिया को 3 टुकड़ों में कट कर दें, ठीक है, 3 टुकड़ों में कट कर दें और उसके टुकड़े सेकेंड स्टेप में आके ऐसे होके अलग हो जाए, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक एक टुकड़ा एक एक नया प्लेन एरिया बना लेता है। जैसे कि छिपकली में आप देखते हैं कि उसकी पूँछ अगर कट जाती है ना, तो कुछ टाइम बाद उसकी नई पूँछ निकल आती है, लेकिन छिपकली में ऐसा सिर्फ पूँछ में ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि जो ये प्लेन एरिया है, ठीक है, अगर हम इसको कहीं से भी कट कर दें, इसका छोटा सा भी पार्ट अगर कट करके अलग कर दें, तो वो जो छोटा सा पार्ट भी होगा तो वो भी एक पूरा प्लेन एरिया
बना लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और मेरी इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए और लाइक करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया या नहीं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।